नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे 2027 की तैयारी, सियासत जारी। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी कांग्रेस अब पूरी तरह चुनावी मूड में दिखाई दे रहे हैं। सत्ताधारी भाजपा जहां पिछली बार हारी हुई सीटों को जीतने की रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाकर जनता के बीच पहुंचाने में जुटी हुई है। यानी चुनावी बिसात बिछ चुकी है और बयानबाजियों का दौर भी तेज हो चुका है। लेकिन क्या बयानबाजी से बदलेगी सियासी फिजा, और भाजपा की हैट्रिक्स के इस बार कितने चांसेस हैं? आज इन्हीं विषय पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देख लीजिए। उत्तराखंड में भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रही है। पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर विशेष फोकस बढ़ा दिया है। हाल ही में दिल्ली में हुई भाजपा की अहम बैठक में रणनीति बनाई गई कि हर सांसद, मंत्री और विधायक को एक विधानसभा क्षेत्र में 24 घंटे का प्रवास करना होगा। इसके साथ ही 17 सदस्यों की कोर कमेटी का गठन किया गया है, जिसे हारी हुई सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा का दावा है कि इससे बूथ स्तर तक संगठन मजबूत होगा और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का 3 दिवसीय दौरा बहुत ही यहाँ ऊर्जा देने वाला था। हमारे संगठन को व्यवस्थित करने की दिशा में और गति देने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण था, और उसमें उन्होंने हर एक दृष्टि से हर पहलू पर सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया। और उसमें ये जो आप कह रहे हैं उसके लिए भी जो सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, उन पर अलग तरीके से योजना बनाई गई है, उन योजनाओं पर काम होगा। भाजपा की इस रणनीति को लेकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों से जनता परेशान है और सरकार इन सवालों का जवाब देने की बजाय चुनावी प्रबंधन में जुटी हुई है। कांग्रेस अब अपने कार्यकाल की उपलब्धियों और भाजपा सरकार की कथित विफलताओं को जनता के बीच लेकर जा रही है। देखिए, उत्तराखंड के विधायक और मंत्रियों पे तो ताकत है नहीं कि जनता को अपनी ओर कर पाए। झूठ बोलते हैं लोग, जनता समझ चुकी है। इनके विधायकों का विरोध हो रहा है, इनके मंत्रियों का विरोध हो रहा है। परसों ने देखा किस प्रकार से इनके मंत्री सुबोध उनियाल जी जो है चिल्लाते हुए नजर आए। तो यहाँ के लोगों पे तो ताकत रही नहीं। अब बाहर से बुला रहे हैं कि आओ हमारे लिए कुछ बोलो, हमें चुनाव जिताओ। तो जनता अब आपको प्रधानमंत्री को पहचान चुकी है, तो उनके मंत्री क्या होते हैं। प्रधानमंत्री जनता समझ चुकी है कितना कमजोर प्रधानमंत्री देश को मिला है, जो हर देश के आगे सरेंडर है। जो नाम नरेंद्र और हो रहा है सरेंडर, ये जो कहावत एकदम सही हो रही है। ये हर जगह सरेंडर कर रहे हैं। इनकी नीतियां जनता देख चुकी है। अब मुझे नहीं लगता जनता को सपोर्ट करने वाली। उत्तराखंड की राजनीति में मिशन 2027 का शंखनाद हो चुका है। भाजपा 24 घंटे प्रवास के फॉर्मूले से हारी हुई सीटों पर जीत का रास्ता तलाश रही है, जबकि कांग्रेस इसे केवल राजनीतिक दिखावा बता रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा की यह रणनीति चुनावी समीकरण बदल पाएगी, या फिर जनता स्थानीय मुद्दों के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी। इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। तो उत्तराखंड में राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। चुनावी तैयारियों के फॉर्म में आ चुके हैं दोनों राजनीतिक दल, दोनों मुख्य राजनीतिक दल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तैयारी कर रही है, उसको लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश होती है। हालांकि राजनीतिक दल जो तैयारियां करते हैं वो जाहिर सी बात है चुनाव से पहले तमाम दल करते हैं। खैर, लेकिन जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस कितना सरकार को घेर पाएगी, और आने वाले समय में जो चुनाव होंगे किन मुद्दों पर होंगे, यही हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बार हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं, हो सकते हैं, माहौल क्या है। आइए फिलहाल आज की तारीख में इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा देती हूँ। प्रभा बंदोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। प्रभा मैम, बहुत बहुत वेलकम आपका। नितिन जैन जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गजेंद्र रावत जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए। रावत सर, आदरणीय सर, बहुत बहुत स्वागत आपका, वेलकम। शुरुआत आपसे ही सर, माहौल क्या कह रहा है आज की तारीख में? अगर हम दोनों ही पक्षों को समझने की कोशिश करें तो भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों, सांसदों को चुनावी माहौल समझाने के लिए या उन्हें वहां की स्थितियों को परखने के लिए कह रही है कि आप जाइए वहां पर माहौल देखिए या काम कीजिए XYZ। लेकिन कांग्रेस इसे क्यों
इस तरीके से देख रही है कि ये जनता के मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, क्योंकि मुद्दे अपनी जगह हैं, उस पर आपको घेरना है। तो जमीन पर कांग्रेस के कितने तगड़े प्रदर्शन हैं सरकार को घेरने के लिए, और सरकार की तैयारी में कितना दम है? हैट्रिक लगाने के चांसेस है भी या नहीं? रावत सर, आज दरअसल जब आप कह रहे हैं कि क्या मुद्दे हैं, क्या फीडबैक है, हम्म, आज 3 जो है नगर पालिकाओं के जो उपचुनाव थे उनका परिणाम आया है जी, और उनमें से मुख्यमंत्री धामी जिस जिले से विधायक हैं वहां पर इनकी हार हुई है, दूसरी सीट पर भी हार हुई है। और सिर्फ नरेंद्र नगर विधानसभा में जो नगर पालिका क्षेत्र वो इसलिए जीत पाए हैं कि वहां पर जो है इन्होंने जो दूसरी पार्टी के जो विपक्ष के उम्मीदवार थे उनका नामांकन ही रद्द करवा दिया। ये जिस विषय को लेकर जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं कि भाई जिन सीटों को नहीं जीत पाए वो उनको जीतने की बात कर रहे हैं, तो क्या इस बात की गारंटी है कि जो 46 लोग अभी जीत कर आए थे वो कमबैक करने वाले हैं? अभी कुछ दिन पहले एक और इनका सर्वे आया कि इनमें से 20-25 लोग तो जो ऐसे जो चुनाव हार रहे हैं, बड़ी संख्या में टिकट काटने की नौबत आ गई। तो अगर फोकस सिर्फ इस बात को लेकर कि हमें चुनाव में ही जाना है और उसी दृष्टिकोण से काम करना है, तो जब परिणाम आते हैं तो परिणाम इस प्रकार के आते हैं कि जिस मतलब विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री इतने बम्पर वोट से जीत कर आए थे जब उपचुनाव हुआ था, तो आप अपना जो है इतना छोटा सा जो है पालिका का चुनाव नहीं बचा पाए, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने हरा दिया। तो सवाल ये है कि जिन विषयों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, उन जनता के बीच जाकर क्या आप ये बताएंगे कि 10 साल के भीतर इस प्रदेश में जिस कांग्रेस से और जिस विपक्ष से सत्ताधारी जो दल बीजेपी लड़ा था, आज की तारीख में अधिकांश मंत्री तो उन्हीं कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। अभी जो दायित्वधारी बनाए गए उनमें से भी अधिकांश लोग वही हैं। तो एक तरह से ये हो गया कि जो भाजपा का जो कार्यकर्ता है, जो ग्रास रूट का व्यक्ति था, जिसने उस पार्टी को बनाने का काम किया था, उन लोगों को दरकिनार किया गया है। तो क्या वो उस उत्साह के साथ में काम करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसे वो तमाम सवाल है। और उन सवालों के बीच फिर वो सवाल भी आएंगे कि जो एक और नया चल रहा है कि 12 साल बेमिसाल वाली जो बातें हैं, उन 12 सालों के भीतर इस प्रदेश के उन बेरोजगारों को, युवाओं को, गरीब गुरबों को, तमाम लोगों को क्या चीजें हासिल हुई है कि जिसके कारण जो है लोग आपको वोट करेंगे। तो ये वो तमाम बातें रहेंगी जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग इन्हें जरूर पूछेंगे कि आखिरकार अब ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप दूसरी पार्टी से लाकर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। वर्तमान में 3 मुख्यमंत्री हैं, आप देख लीजिए, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, सम्राट चौधरी हो, शुभेंदु अधिकारी हो, तमाम ऐसे लोग आ गए कि अपने ग्रास रूट का जो व्यक्ति था, जो फाउंडर मेंबर थे, उन्हें दरकिनार कर दिया गया। सिर्फ सत्ता सरकार बनाने को लेकर फोकस है। ये वो तमाम सवाल है जो भाजपा का कार्यकर्ता शायद खुद से भी पूछ रहा होगा कि भाई अब हमारा क्या होगा। जी लॉटरी सर, प्रभा जी क्या कहना चाहेंगे? निकाय चुनाव ने पिक्चर साफ की है या फिर इसे आप अलग तरह से देखते हैं? क्योंकि जनता का भाव या फिर माहौल तो वहीं से पता चलता है। देखिए पारुल जी, जो छोटे चुनाव होते हैं निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो भी देखे जाते हैं, लेकिन इसको बड़ी परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं मानती। और निर्दलीय कैंडिडेट का जितना ज्यादातर, इससे पहले भी हमने देखे थे जब चुनाव हुए थे, तो उसमें भी देखिए इससे ये तो स्पष्ट है कि जो विपक्ष है उसकी तो कहीं दूर दूर तक कोई भूमिका नहीं है। तो अगर सत्ताधारी दल, जो ये बार बार विपक्ष को मैं सुन रही हूँ कि ये तैयारियां कर रहे हैं, इनके सांसद मंत्री, और देखिए हम सबकी जो तैयारी है वो चल रही है, और जब बाद में हम लोग एक स्ट्रेटेजी तो मैं सोचती हूँ दल को बनानी चाहिए चुनाव लड़ने से पहले। तो हमारे यहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं है जैसा कि कांग्रेस के समय में होता था। हमारे शुरू से ही, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो सब चुनाव का समय हो चाहे पूरे साल, मैं तो ये कहना चाहूंगी वो धरातल पर काम करते हैं। हमारे वो सब कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, कहीं पर कोई पद का अहंकार नहीं होता है। तो जितने भी सांसद है आज वो 24 जो आवर्स के लिए उनको प्रवास के लिए कहा गया है वो जा रहे हैं, चाहे वो बूथ के अध्यक्ष हो वहां भी वो जा रही है। तो उसको अगर हम मजबूत बनाएंगे, काम करेंगे, तभी तो आने वाले समय में हमारी जो सरकार है, हम हैट्रिक की बात कर रहे हैं, वो बनेगी। उस वक्त जो विपक्ष है अभी वो लोग काम करते नहीं है, और जब इनकी ये हार जाते हैं तो ये सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देते हैं, क्योंकि इनको काम करने की आदत नहीं है। दूसरा पारुल जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम चुनाव में ये कह रहे हैं हम हैट्रिक बनाएंगे, तो देखिए हमने काम किया है। कोई भी जो सरकार होती है हम उसको एक बिल्कुल इस प्रकार परफेक्शन के साथ नहीं देखते, लेकिन हम कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है। और अगर 12 सालों की बात करें तो देखिए, अगर सरकारी नौकरियों की भी बात करें तो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अकेले उनके 4 वर्ष के कार्यकाल में जितनी सरकारी नौकरियां 35,000 से ज्यादा उन्होंने दी है, नियुक्ति पत्र तक
उन्होंने बड़े बड़े सम्मेलन के माध्यम से बच्चों को दिए हैं, तो क्या वो लोग नहीं देख रहे हैं? अगर सड़कें बनाने का काम किया है तो वो तो धरातल पर हुआ है, वो काम भी लोगों ने देखा है। अगर स्वास्थ्य में मेडिकल हर जिले में बनाया गया है तो वो भी धरातल पर काम ठीक हुआ है है। मैडम, तो मुझे प्रभा जी, लगता है, और लेकिन पर्यटन आपको को नहीं लगता बढ़ावा दिया है, कि श्रद्धालु यहाँ जो पर आ सीटें रहे गई हैं। हैं, ठीक है, जो सीटें गई हैं खासतौर पर चंपावत की पार्टी और गढ़ी नेगी, ये इंपॉर्टेंट सीट थी, इससे मैसेज जा रहा है मैडम। और इसे भले ही आप छोटे चुनाव मानकर दरकिनार करें, लेकिन इसे भी चुनावी राजनीति में एक अहम पड़ाव माना जाता है, और इसलिए जरूरी है कि इस पर आप लोग संगठन मजबूती की बात बहुत पहले से कर रहे हैं। तो ये संगठन मजबूती की बात निकाय चुनाव तक आते आते क्या रिजल्ट नहीं दे पा रही है? नहीं, देखिए, मैं आपके बात से सहमत हूँ। ऐसा नहीं है, हर छोटा चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी हर छोटे चुनाव को भी गंभीरता से लेती है, और निश्चित तौर पर जो हम अभी से इस चुनाव में निकल पड़े हैं, उसी का हम कह रहे हैं कि रोड मैप ही हमारा बूथ से शुरू हो रहा है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे तो हमने देखा जिस प्रकार उन्होंने बूथ जीता, चुनाव जीता ही हमारी रणनीति का हिस्सा रहता है, और उन्होंने हर बूथ को मजबूत करने के लिए रणनीति हम लोगों ने बनाई है। पार्टी और और गढ़ी इसीलिए नेगी छोड़ आज दिए हम थे क्या? देख रहे हैं कि हर शक्ति केंद्र पर बूथ पे जो हमारे कार्यकर्ता है वो अपनी टीम को मजबूत कर रहे हैं, घर घर हम जा ठीक है रहे हैं, चाहे वो हम लोग भी हों, कोई भी अच्छी कार्यकर्ता बात है। हो, तो हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है और करना भी चाहिए। और आप तो और जरूरत हो गई है कि हैट्रिक का अगर आप सपना देख रहे हैं तो बिल्कुल जमीन पर उतार दीजिए जितने भी नेता हो, क्योंकि निकाय चुनाव फिलहाल तो ऐसे नतीजे नहीं देता कि आप सुकून से बैठे। खैर, लौट रही हूं मैं आपकी तरफ, हमारे साथ कांग्रेस से भी मेहमान जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कांग्रेस भी अपनी तैयारियां कर रही है सर, लेकिन बीजेपी की तैयारियां उन सीटों पर और ज्यादा स्ट्रांग से है नितिन जी जहां पर वो हारे हैं, तो इसलिए वहां पर तो आपको मेहनत करनी है जहां पर बीजेपी की जीती हुई सीटें हैं, लेकिन वहां पर भी आपको अपनी नजरें गड़ाए बैठना है जो आपके फिलहाल किले हैं। देखिए पारुल जी, पहली बात तो ये है कि भाजपा वालों को ये मानना पड़ेगा कि इस बार सत्ता हाथ से जा रही है। दामी सरकार के जो घोटाले और भ्रष्टाचार फैले हुए हैं और जो इनके संगठन और सरकार में समन्वय का अभाव है, तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दौरा है वो इसमें साफ साफ झलकता है। इनके पूर्व मुख्यमंत्री अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कहते हैं कि वो युवा हैं, उनको राजनीतिक अनुभव है, लेकिन उनका जो प्रभाव है दौरे का वो केवल युवाओं पे पड़ेगा। रही बात 70 की 70 सीटों पर, तो कांग्रेस कभी ये सोच के इलेक्शन नहीं लड़ती कि जिस सीट पर हम आ रहे हैं उस पर ज्यादा मेहनत करें। हमारे लिए सभी सीटें समांतर रहती हैं और कांग्रेस पार्टी की 70 की 70 सीटों पर तैयारी जीतने की है। और इस बार आप देखिएगा इलेक्शन के बाद कि फुल मेजोरिटी में कांग्रेस की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वहां पर कैंडिडेट जीतना मुश्किल है। और उसका प्रमाण आज आपने एक छोटे से इलेक्शन पे देख लिया कि किस तरह इनके बागी विधायक इनको हराने में लगे हुए हैं और इनके अपने ही संगठन और बूथ स्तर पर जनाधार जो है कम होता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर ये कहते हैं कि आप रात को भी प्रवास वहां करें। इसका मतलब ये है कि आपकी दिन की मेहनत तो कुछ हो नहीं रही और आप रात्रि प्रवास भी करें पब्लिक से जुड़ने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इनका संगठन कितना सक्रिय है। और दामी सरकार तो अपने मोर्चे पर पिछले 2 साल से बिल्कुल फेल है और उसका प्रमाण मुझे मीडिया वालों को बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह देहरादून में क्राइम हो रहा है, पूरे स्टेट में बलात्कार हो रहे हैं, किस तरह से घोटाले हो रहे हैं, वो सब चीजें ये संगठन के लोग भी जानते हैं। मेरी बहन शोभा जी बैठी हुई है, ये भी समझती है इस बात को, लेकिन ये संगठन के लोग सरकार के खिलाफ बोलते हुए बसते हैं। जी हाँ, सॉरी प्रभा जी। हाँ, 70 में से 57 सीटें, 2017 का रिजल्ट था। निकाय चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं था और 2022 में भी कुछ ऐसी स्थितियां बनी थी। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता इस नतीजों के बाद कांग्रेस को इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत है। जमीन पर मैंने कहा कहां कांग्रेस काम कर रही है, कितने प्रदर्शन, कितने आंदोलन। उत्तराखंड में आपने कहा तमाम समस्याएं हैं, महिला सुरक्षा वगैरह वगैरह, लेकिन उसको लेकर मैं पूछना चाहती हूँ कि कितनी बुलंद की है आप लोगों ने आवाज? देखिए मैडम, ऐसा है कि अब आप समझ सकते हैं कि मोदी पीटा के दौर में अगर आप कुछ भी करते हैं तो एक्सपोज तो होगा नहीं। हम लोग तो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हमारा हर कार्यकर्ता जो है बूथ पे जाके पब्लिकली घर घर जाके लोगों से मिल रहा है और उसकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? छोटी से छोटी क्लिप आजकल सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर चले जाती है। सोशल मीडिया पे पूरा प्रचार है, अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया पे वही मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो मुझे गिना दीजिए कि आप जनता की, क्योंकि चुनावी तैयारी आपकी जमीन पर उतर कर रही होगी। देना चाहूंगी, एक मिनट आ रही है प्रभा। पारुल जी, मैं इनकी एक बात का जवाब देना चाहूंगी। बार बार ये सोचते हैं कि हम बेटी अंकिता के नाम पर राजनीति करेंगे, तो आप मुझे बताइए, आज जो बेटी अंकिता के हत्यारे हैं, अगर उनको सलाखों के पीछे हैं तो उसमें कांग्रेस का क्या रोल है? क्या इन्होंने बेटी अंकिता के लिए आंदोलन किया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कंप्लीट करने दीजिए, कहिए नितिन जी। देखिए ऐसा है
केवल एक अंकिता हत्याकांड ही कोई केस नहीं है वहां पर। पता नहीं रोज कितनी अंकिता वहां आप लोग कर रहे हैं। पिछले 10 साल में आपका रिकॉर्ड आप भी जानते भाई हैं मैं आपसे कि पूछ आपकी रही हूँ कि पार्टी जो और आपकी और अगर सरकार है। केसेस है, आप ये ठीक है। बताइए, आप एक और बेटी के आप नाम पर राजनीति जितनी करते भी हो, आवाज, मैं कितनी वही बता रहा हूँ सफलता कि आपको बारी मिलेगी? बारी से प्लीज। जितनी भी सफलता और जितनी भी आवाज उठाई है वो कांग्रेस ने उठाई है, क्योंकि बीजेपी तो उस हत्याकांड को करने वाले हैं। ठीक है। बीजेपी तो उसके खिलाफ बोल ही नहीं सकती है। आज तक जो भी अवेयरनेस आई है, जो भी पब्लिकली ले जाके जो भी धरने प्रदर्शन किए हैं, आपने तो उन सबको आपने दबाया है। और कोर्ट में जिन कौन लोगों सी ने उनको पैरवी करी? आप ये बताइए, कितने वकील आपने खड़े करे, कौन सी याचिका दायर की, कौन वकील थे? अगर हम लोग सरकार इसी वहां बात पे का तो सख्त आप पैरवी नहीं करवाती, और जब बेटी अंकिता के माता पिता ने कहा वकील बदलिए, तो ये काम भी सरकार ने किया। उसके बाद जो आज हत्यारे सरकार आजीवन उनको कारावास की सजा है, तो किसकी वजह सरकार से? जब सख्त सुनिए, पैरवी सरकार के द्वारा हाई कोर्ट में की गई। आप लोगों ने कौन सी याचिका वहां पर दायर करी? मैं वही कितने बोल रहा हूँ। आंदोलन आपने किए? ठीक है, आप बार बार केवल फोन पर बेटी अंकिता के माँ बाप से बात करके उनको इमोशनली ब्लैकमेल ठीक है, करते चलिए हैं, और इस पर इससे जवाब ज्यादा दे आपने दीजिए, क्या आगे फिर करा हम है? इसके फोन आगे पे फिर हम बात करने से किसी ठीक चीज है, का प्रभा जी, सॉल्यूशन क्वेश्चन नहीं लंबा होता। हो और ये जाता है, फिर प्रदेश की जवाब नहीं जनता आ भी पाता। देखती रुकिए है रुकिए कि रुकिए कौन प्रभा सी जी, पार्टी काम कर ठीक है, रही है और कौन कंटिन्यू सी नहीं, पार्टी प्रभा काम जी नहीं कर कंटिन्यू रही नहीं, है। कंटिन्यू नहीं। ठीक है नितिन जी, देखिए, इस बात का जवाब दे ऐसा दीजिए है। जो वो बार बार उसी यहाँ को पे लेकर जो घेर रही हैं उनको- आपको। क्या आपका योगदान रहा? कंक्लूडेड। हाँ जी। अंकिता हत्याकांड, हाँ, वो बार बार उसी पर घेर रही है ना आपको। मैं वही बोल रहा हूँ। ये सब चीजें जो ये ड्रामा ये बता रही हैं कि ये किया है सरकार ने, ये किया है सरकार ने, वकील खड़े किए हैं, ये सब चीजें आप भी समझती हैं कि बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको बचाने के लिए इन लोगों ने किया। नहीं, वो कह और रही जितने आपका भी क्या वकील- योगदान आपके रहा? नहीं- बीजेपी ये पूछ रही है कि आप अगर इतनी न्याय की बातें कर रहे हैं तो आपने क्या प्रयास किए थे, उस पर आप कैलकुलेशन करके बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। सबसे पहले इस आवाज को उठाने वाले और इस प्रकरण को उठाने वाले कांग्रेस के लोग थे, जिन्होंने एक के प्रभारी, जो प्रदेश के प्रभारी है, उनका नाम लेकर जो सामने आया उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, प्लस उस परिवार की मदद की आर्थिक रूप से। इनकी सरकार ने अपने जो प्रभारी है प्रदेश के, उनका नाम छिपाने के लिए ये सब ठीक ड्रामा है। किया। अपना वकील आप अगर किसी केस पे रखते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने लोगों का नाम निकाल सकते हैं। ठीक है, सरकार तो इन मुद्दों पर आप जनता के बीच सुनिए जाएंगे, मेरी बात, ये माना बहुत जाए। थोड़ी सी बात नहीं, सुनिए मेरी बात। और आप जानती है कि बीजेपी की सरकार में ये सरकार किस चीज पे खड़ी हुई है। बीजेपी की सरकार में कोई भी आदमी कुछ भी करना चाहे तो कितना मुश्किल है। बीजेपी की सरकार किस तरह उसको हैंडल करती है। अगर कुछ चीजें हिडन्स होती हैं जो आप भी जानती है कि पोर्टल पे कैसे चलती हैं बीजेपी के। ओके, वापस आ रही हूँ। रावत सर, सबसे पहले तो इस चीज को मुझे लगता है दर्शकों को समझना चाहिए कि हम जब नेताओं को सुनते हैं, एक्स पर पोस्ट करते हैं, आप कितनी लड़ाई जमीन पर जनता के लिए लड़ रहे हैं, चाहे विपक्ष में कोई भी पार्टी बैठी हो, चाहे सत्ता पक्ष में कोई भी पार्टी बैठी हो। कई लंबा समय रावत सर रहा है जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही, और उसके बाद उन्होंने जमीन पर किस तरीके से संघर्ष किया है ये भी देखा गया है। लेकिन जब तक आप जनता के बीच नहीं जाएंगे, जनता के मुद्दों को नहीं उठाएंगे, जनता को विश्वास कैसे होगा? जनता निर्दलीय लोगों को चुन रही है, यानी ना आप में विश्वास है ना सत्ताधारी पार्टी में विश्वास है। वो अपना क्लियर माइंडेड दिखा रही है। आज की तारीख में जो परिणाम आया उसमें यही बात थी कि कांग्रेस के लोग कहीं जीत भी नहीं पाए। मतलब भाजपा का अगर एक बताने के लिए कि एक अध्यक्ष उनका जीता है तो 2 इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल, आपकी स्वीकार्यता भी नहीं है, समझी जा सकती है। और प्लस बात यह है कि गणेश गोदियाल के अध्यक्ष बनने के 6-7 महीने हो गए, ज्यादा समय हो गया, इनकी कार्यकारिणी नहीं बन पाई है। तो जब आपके पास टीम नहीं तो गणेश गोदियाल क्या कहाँ भाग जाएंगे, और उस भागादौड़ी से क्या हासिल हो जाएगा? और गंभीर सवाल ये है कि ये लोग इस पॉइंट को भी रेज नहीं कर पा रहे हैं कि अब बीजेपी के जो विधायक है टिहरी से किशोर उपाध्याय, वो पिछले 4 साल से सुबह से शाम तक स्पीकर बजा रहे हैं, उनका टेप रिकॉर्डर बज रहा है कि मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। मैडम में भी बता रही थी कि मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। उस मेडिकल कॉलेज का एम कहीं प्रिंट नहीं हुआ आज तक, कोई जमीन फाइनल नहीं हुई, कोई कागज फाइनल नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। चमोली के अंदर वहां के जो इनके लोग जिस विधायक को राजू भंडारी को खरीद के ले गई है, वो कह रहे यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, वो आज तक नहीं हुआ। ऋतु खंडूड़ी कह रही है कि मैं कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाने जा रही हूँ, उनसे कोई पूछने वाला नहीं कि भाई आपने जो घोषणा की थी उसका क्या हुआ। ये वो तमाम इश्यूज है। निश्चित रूप से जो अपोजिशन है उन लोगों को कम से कम जनता के इन मुद्दों पर, और अगर आप अपने खुद इशू रेज नहीं कर पा रहे तो कम से कम इनके विधायक जिन बातों को कहकर वोट लेकर आए हैं उन पर भी तो आपको इशू रेज करने चाहिए थे। कुल मिलाकर अगर आप इस जो पूरा सिनेरियो है उसको इस बात से समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में जो ये जिस प्रोग्राम को लेकर आई है, उस प्रोग्राम का सिंगल लाइन वो है कि हमें चुनाव जीतना है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना है। जनता के जो इश्यूज है, जो आज भी मेडिकल के अभाव में गर्भवती महिलाएं, वो मातृशक्ति रास्ते में दम तोड़ रही, मर रहे लोग, कोई इंतजाम नहीं कर पाए आप लोग।
ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ऐसी इनका कई भी सारी चीजें हैं जिन पर जी। शायद विपक्ष बहुत अच्छे से सरकार की नाक में दम कर सकता है। और आपको याद होगा जब किसान कानून बने थे तब किसानों ने सरकार की नाक में दम किया था, क्या हुआ था? सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। तो होता है अगर किया जाए तो शिद्दत होनी चाहिए जनता के लिए लड़ने की। खैर लौट रही हूँ, कहिए, जवाब दीजिए मैडम। कांग्रेस ने बहुत सारे सवाल आपके सामने खड़े किए, मेरा सीधा सवाल यही है कि आप कहीं पर भी भेजिए, कहीं पर भी दौरे करवाइए, लेकिन जनता के मुद्दे अगर हैं जिनको विपक्ष नहीं उठा रहा है तो फिर जनता थर्ड ऑप्शन को चूज कर रही है। आपको भी टाल रही है तो विपक्ष को भी टाल रही है, तो वो निर्दलीय को चुन रही है। अगर यही स्थितियां बनी तो जो भी कॉकरोच जनता पार्टी को हम देख रहे थे ना, लोग एक और जनता पार्टी खुद ही बनाने लगेंगे इकट्ठा होकर। देखिए पारुल जी, विपक्ष को तो मैं कहूंगी काम विरोध कर रहा है, तो विपक्ष कांग्रेस तो आज कहीं धरातल पर दूर दूर तक नहीं है। अगर आप इनका संगठन देख लीजिए, बिल्कुल सही बात है, इनकी तो आज इतने साल हो गए, इनको एक कार्यकारिणी, ये कहते हैं हमारे पास लोग हैं, तो कार्यकारिणी तक नहीं बना पा रहे हैं। या मैं कहूंगी इनकी पार्टी इतनी गुटबाजी, इनके 5 नेता है, वही 5 गुटों में बटी हुई है, तो इनको कार्यकारिणी बनाने में भी डर लगता है कि हम क्या करें। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन, और अभी उत्तराखंड राज्य ने पूरे देश में नंबर 1 स्थान हमें मिला है, जो प्रशिक्षण अभियान हमारे लगे थे, तो ये सब दर्शाता है कितनी संख्या में वहां पर हमारे लोग थे, कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कितना मजबूत है, और हम उसी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। लेकिन मैं साथ में पारुल जी ये भी कहना चाहूंगी कि हमने विकास कार्य किए हैं जनता के लिए, और हमारा एजेंडा हमेशा विकास रहा है। जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं, अगर महिलाओं के लिए हम देखें, अगर 12 वर्षों में, कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रवास पर भेज रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी का डर है या फिर भी दिया है जी, तो वो इसी वजह से दिया है कि हमने काम किया है, और वही योजनाएं जो केंद्र की राज्यों में भी लागू की गई हैं, और हमारा जो अंत्योदय तक है कि लास्ट पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक भी हमने योजनाएं पहुंचाई है। तो अगर हम कंपैरिजन हम कर सकते हैं सरकार का, तो हमने नौकरियां दी हैं, हमने महिलाओं को सुरक्षा भी दी है। बीजेपी के लिए सुनने में भी आता है कि प्रवास पर नेताओं को इसलिए भी भेजते हैं कि जाइए माहौल समझ लीजिए किसको टिकट दिया जा सकता है। खैर, अब ये तो कितनी सच्चाई आप लोग जाने। राजनीति को मैं इतना नहीं समझती हूँ जितना आप लोग समझते हैं। आप लोग तो रोज ही 2-4 होते हैं, लेकिन नितिन जी ये मुझसे बेहतर तो आप ही समझते होंगे, हम सबसे बेहतर आप समझते होंगे कि संगठन में, राजनीति में संगठन कितना महत्वपूर्ण होता है, आपके संगठन की महत्ता कितनी होती है। और इससे आप बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते कि आपके संगठन में अभी उतनी मजबूती नहीं है, कार्यकारिणी नहीं होगी, कार्यकर्ता नहीं होंगे, उन्हें जिम्मेदारियां नहीं मिलेंगी, वो ब्लॉक लेवल पर काम नहीं करेंगे, तो फिर कैसे जीत के सपने आप देखेंगे? देखिए मैं बताता हूँ आपको, जब से गणेश मोतियाल जी बने हुए हैं, ये आपको मुझे नहीं पता आपकी उसमें नॉलेज में है या नहीं है, लेकिन ये राज्य स्तर पे जो कमेटियां वो सारी बन चुकी है, और हमारे बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ता है वो काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि रही बीजेपी वालों की बात, तो इनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये क्रिटिसाइज करते हैं तो उसमें साथ साथ जो बखान करते हैं वो कांग्रेस के काम का भी करते हैं, तो हमें अपना काम बताने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आते, हमारे विपक्ष के नेता आते हैं, राहुल गांधी जी आते हैं, तो ये सीधे सीधे उनको अप्रोच करते हैं, कोई भी चीज हो, हमें इतना पेन नहीं होता। अभी देखिए मैडम बोल रही है कि हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं बनी, हमारा संगठन इतना मजबूत है। इनको पता होना चाहिए कि वो जो संगठन है उसमें सब कांग्रेस के ही लोग हैं, इनकी कांग्रेस की ही लोग जो है आज का इनके सत्ता में काबिज हैं और उस गवर्नमेंट को चला रहे हैं। इनके पास अपने लोग आज तक भी रेडी नहीं है जो सरकार में बैठ सके या विभाग को चला सके। देखिए तो जब कोई इनको इस चीज भाजपा पे में आ गौर गया करने तो की बात भाजपा है। का हो कुछ गया, तो कमियां राजकुमार नहीं होंगी शुक्ला। सर, तभी तो लोग आपको छोड़कर गए। 2 बार से सरकार में आप हैं नहीं, चिंतन मंथन का समय है। विश्लेषक बैठे हुए हैं ना, नहीं पारुल जी, इनसे एक प्रश्न का जवाब ले लीजिए कि राजकुमार ठुकराल जी ने कहा है कि कुंभ में हिंदुओं की हत्या होगी, तो ये कांग्रेस का बयान नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान है। क्या कांग्रेस में जाके सनातन विरोधी इनकी मूल विचारधारा है? ये पहले बता दीजिए कि इस प्रकार के बयान क्यों आने शुरू हो जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, जब भी कोई व्यक्ति कांग्रेस। लेकिन इस तरह की बातें करके गलत माहौल आपके लिए बन जाएगा सर, फिर वो सनातन विरोधी और सनातन खिलाफत करने वाले लोग आपको बोल देते हैं। ये सारा संगठन कांग्रेस का बनाया हुआ है, ये हमेशा मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं। जिस मुद्दे ठीक पे है, आप बात कर रहे हैं, आपने कहा फिलहाल ब्लॉक कमेटी हमारी नहीं बनी है, मैं इसलिए कह रही थी कि ब्लॉक आपके राष्ट्रीय कार्यकर्ता या राज्य के कार्यकर्ता, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता वो नहीं जाएंगे ना गाँव के लोगों के पास, वो नहीं जाएंगे उन अंचलों में जहाँ पहुंचने में ही बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए कार्यकारिणी की बात हो रही थी। एनीवे, समय इतना इजाजत दे रहा था सर, आई एम सॉरी, मैं आपकी अभी आगे बात नहीं सुन पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े, टाइम दिया। 2027 की तैयारी, सियासत है भरमार जारी, और इसलिए भी कहा जा रहा है बीजेपी अपने इलेक्शन मोड में आ गई है। लेकिन आज निकाय चुनाव के नतीजों ने बहुत कुछ बीजेपी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है।
और कांग्रेस को भी उतना ही सोचने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण सीटें जिस पर न कांग्रेस को चुना जनता ने, न बीजेपी को चुना है निर्दलीय को। और ऐसे में दोनों ही अगर सपने सजा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप सपने सजाते रहें, जनता किसी और को ही चुन ले। जनता के मुद्दों को जमीन पर उठाने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए, दिखना चाहिए, वो शोर, वो आवाज आनी चाहिए। और वहीं सत्ता पक्ष जितने भी वादे कर रहा है, उन्हें भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वो वादे पूरे हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वादे तो बड़े बड़े हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज से लेकर हॉस्पिटल तक। उन दावों को अगर आप धरातल पर, जमीन पर देखिए तो कहीं दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते। इसलिए जरूरी है कि जनता जब तोलती है तो वो हर पैमाने पर, सारी कसौटियों पर तोल देती है, और ऐसा ना हो चुनाव तक आते आते जब जनता का मीटर चले सब आउट हो जाए। दीजिए इजाजत, नमस्ते।